वैसे मैंने आपको न्यूज की पाठशाला की रेगुलर क्लास में एफसीआरए बिल के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। क्यों ये बिल देश के लिए बहुत जरूरी है समझाया था। आज उसका रिवीजन भी करवाऊंगी और अगर क्लास छूट गई है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। आपको आज समझाएंगे कि एफसीआरए क्यों जरूरी है और एफसीआरए से पहले जब ये नकेल कसी गई उससे पहले किस तरीके का खेल होता था। 2014 से पहले का दौर याद कीजिए। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके, कभी किसी शहर में कर्फ्यू, कभी किसी शहर में दंगा, नक्सल हिंसा की तो बस पूछिए ही मत। रेड कॉरिडोर में आग लगी हुई रहती थी, मजाल कि कोई प्रोजेक्ट वहां रहने वाले लोगों के लिए पहुंच जाए। पैसा कहां से आता था? ऐसी अराजकता के लिए ही आता था ना। हुक्म अराजकता के लिए फंड चाहिए होता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती है, कहीं से तो पैसा आता होगा ना। आप देखिए कि चुपचाप गांव के गांव धर्मांतरित हो जाते हैं, कैसे? और बाद में पता चलता था कि जो पैसा आता है जहां उस पैसे को लगना चाहिए वहां लगने के बजाय खेल कुछ और ही चल रहा है। आज भी अस्पतालों और डॉक्टरों से ज्यादा तो एनजीओ है। और जो विदेशी फंड आ रहा है, अगर भलाई के लिए आ रहा है तो किसी को बताने में कोई कोताही क्यों, कोई परेशानी क्यों? इधर का पैसा उधर वाला खेल अब बहुत हुआ। 2020 में एफसीआरए संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद फंडिंग वाला खेल थोड़ा सा टाइट हुआ, लगाम कसी। नतीजा यह हुआ, देश में एक इकोसिस्टम जो अपने नैरेटिव, अपने हितों के लिए काम कर रहा था, उसका खेल पूरी तरह से बिगड़ गया। समझिए इस चैप्टर में। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। एफसीआरए बिल को लेकर एक नरेशन विपक्ष की तरफ से पूरे जोर शोर से फैलाया जा रहा है कि एफसीआरए में संशोधन मोदी सरकार की दमनकारी नीति का हिस्सा है। खासकर धार्मिक नजरिए से इसे खूब देखा और दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा है? क्या ये पहली बार हुआ है जब एफसीआरए कानून में बदलाव होने जा रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ फैक्ट्स देखें। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट यानी एफसीआरए एक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है। इसे 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बनाया था। इसका मकसद था भारतीय एनजीओ में विदेशी ताकतों की फंडिंग रोकना, ताकि भारत के एनजीओ, इंस्टीट्यूट्स और ट्रस्ट्स को पैसा देकर भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित न कर सके। और एफसीआरए में पहला संशोधन हुआ था साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में। चाहे दौर कांग्रेस का रहा या फिर अभी की सरकार का, पक्ष बिल्कुल साफ रहा है। विदेशी फंड के जरिए बाहरी शक्तियां देश के अंदरूनी माहौल को बिगाड़ न सकें और देश की राजनीति को प्रभावित न कर सकें, क्योंकि अस्थिरता देश के विकास में बड़ी बाधा है। चाहे 2019-20 में सीएए को लेकर फैलाए गए झूठ के खिलाफ शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन रहे हों, या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे, या फिर किसानों का नाम लेकर 2020-21 में चला लंबा धरना प्रदर्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी में विदेशी फंडिंग की भूमिका सामने आई थी। एफसीआरए को लेकर मोदी सरकार बेहद संवेदनशील है। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर हर सवाल को संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश भी है। यही वजह है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैथोलिक बिशपों, चर्च प्रमुखों की एक मीटिंग हुई, जिसमें एफसीआरए संशोधन विधेयक और विदेशी फंडिंग से जुड़े नए नियमों को लेकर चर्चा हुई।
इस दौरान ईसाई समुदाय और चर्च संस्थाओं की तरफ से नए प्रावधानों को लेकर अपनी चिंताएं और आपत्तियां गृह मंत्री के सामने रखी गईं। जो चिंता चर्च और ईसाई संगठनों की है, उसमें मुख्य रूप से FCRA लाइसेंस रद्द होने पर सरकारी नियंत्रण का डर, विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर अधिकार की चिंता, चर्चों की संपत्ति जब्त या ट्रांसफर होने की आशंका, स्कूल, अनाथालयों, अस्पताल पर असर पड़ने का डर और सामाजिक सेवा योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई। लेकिन एक पक्ष और है जो बीजेपी का है, वो है विदेशी फंडिंग के जरिए देश के भीतर चलने वाला धर्मांतरण का खेल और अराजकता रचने वाला षड्यंत्र। बीजेपी FCRA संशोधन बिल को इस गंभीर मसले से जोड़ती है। बाहर से जो पैसे आते हैं किन कामों पर लगते हैं? वो मस्जिद बनाने के लिए लगते हैं, जिहादी पैदा करने के लिए लगते हैं, धर्मांतरण के लिए लगते हैं। आखिर किस लिए लगते हैं? उसका एक रेगुलेशन तो होना चाहिए। और ये हमने बिल नहीं बनाया, ये बिल तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने उसको आगे किया, उसको राजीव जी ने आगे किया। उसमें समय पर कोई भी कानून है, समय समय पर उसमें चेंज की आवश्यकता पड़ती है। लगा कि इस एक्ट के कारण और भी धर्मांतरण की चीजें बढ़ती हैं, देश तोड़ने वाली साजिशें जो है उस माध्यम से जो है यहाँ पैसा भेजने का प्रयास करती हैं। तो नए FCRA संशोधन बिल में आखिर नए प्रावधान क्या हैं, जरा इसे समझना जरूरी है। पहला है, काम और इलाका अब NGOs को और ट्रस्ट को साफ बताना होगा। यानी संस्थाओं को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर साफ लिखना होगा कि अगर विदेशी फंड आ रहा है तो किस काम के लिए आ रहा है और किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में इसका इस्तेमाल। दूसरा है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन, यानी सरकार एक नई अथॉरिटी बनाएगी जो इन NGOs के विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को जब्त कर सकती है, बेच सकती है, जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, सरेंडर हो चुका है या समाप्त हो गया है। तीसरा है सीडेशन का प्रावधान। अगर कोई संस्था 5 साल की अवधि के बाद अपना FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करती है तो उसका सर्टिफिकेट अपने आप समाप्त माना जाएगा। चौथा है न्यूनतम खर्च की शर्त। FCRA लाइसेंस बचाए रखने के लिए हर साल संस्था को अपने विदेशी फंड अकाउंट से कम 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। और पांचवा और जो सबसे अहम है वो है NGOs और ट्रस्ट को भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली मुख्य शाखा में स्थित एक ही विशिष्ट FCRA खाते में ही विदेशी फंडिंग को लेना अनिवार्य होगा। इसके पीछे मकसद बहुत सीधा सा है कि एक खाते से सरकार को विदेशी फंडिंग के रास्ते को जानना और समझना आसान हो जाएगा। सरकार की नजर ऐसी फंडिंग पर हमेशा रहेगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि FCRA से आम नागरिकों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि FCRA सिर्फ विदेशी फंड लेने वाली संस्थाओं पर लागू होता है। हाँ, NGOs, ट्रस्ट या संस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा अगर वो विदेशी फंड लेते हैं तो, वो भी तब जब रजिस्ट्रेशन रिन्यू न करने पर संपत्ति जब्त हो जाए। मस्जिद और चर्च जैसे धार्मिक स्थल विदेशी फंडिंग से बनते हैं तो जब्ती के बाद भी उनका धार्मिक स्वरूप बरकरार रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन विपक्ष अपनी दूरबीन से FCRA संशोधन को दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।